बेटे, अभय सिंह के मुंह से एक आह टपकी। काश मैं पारो जैसी देवी का बेटा होता। मैं उनका बेटा नहीं हूँ विकास। उनके बेटे तो तुम्हारे दादा हैं। वही दादा जिनका बेटा विजय आज भारत का सबसे बड़ा जासूस है, जिन्हें राजनगर के ही नहीं बल्कि भारत के सब लोग ठाकुर साहब कहते हैं। क्या? बुरी तरह चौंका विकास। ठाकुर दादा के पिता का नाम भानु प्रताप सिंह है, उनकी माँ का नाम पारो है। यह सब कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नाना जी। मेरा यकीन करो विकास बेटे। अभय सिंह विकास को प्यार करते हुए बोला। पारो की कोख में उस समय वे ही पल रहे थे जिन्हें आज लोग विजय के पिता और राजनगर के आईजी के रूप में जानते हैं। भानु प्रताप सिंह और पारो का उस तूफानी रात में प्रेम मिलन हुआ था। ठाकुर साहब उसी रात की निशानी है जिसे राजमहल में भानु प्रताप सिंह के पिता द्वारा पाप घोषित कर दिया गया था। जबर सिंह और पारो के पेट में पलते हुए जिस बच्चे के लिए महाराज के सामने गया था, वह बच्चा ही आज बड़ा होकर राजनगर का इंस्पेक्टर जनरल बना है। जिस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जबर सिंह ने बेतहाशा जुल्म सही, वही बच्चा आज भारत के विजय जैसे जासूस के पिता होने का फख्र पा रहा है। यह सब कुछ स्वप्न सा लग रहा है नाना जी, विकास बोला। आपने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन अब भी मैं ये समझ नहीं पाया कि आप मेरे नाना किस तरह हैं। मेरी माँ रेना आपकी बेटी किस तरह है? अभी तुमने सुना ही क्या है बेटे? अभय सिंह बोले। बीच में ही तो रोक दिया, तो फिर जल्दी सुनाइए ना, विकास व्यग्रता के साथ बोला। मैं इस रहस्यों में उलझ कर रह गया हूँ। सुनो बेटे, कहने के पश्चात अभय सिंह ने पुनः सुनाना आरंभ किया। कराकर पारो ने आंखें खोल दी। उसकी चेतना वापस लौट रही थी। उसने होश में आते ही आंखें खोल दी थी, लेकिन अब भी उसे ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे आंखें बंद हो। उसके चारों ओर गहन अंधकार था। उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था कि वह कहाँ है। यह अवश्य उसने महसूस किया था कि इस समय वह स्वतंत्र है। धीरे धीरे पारो को पिछली समस्त घटनाएं ध्यान आने लगी। वे भयानक घटनाएं याद करते ही वह कांप उठी। एक झटके के साथ वह उठकर बैठ गई। अब उसकी आंखें किसी हद तक अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गई थी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके समीप ही कोई अन्य जिस्म भी पड़ा है। इससे पूर्व कि वह उस जिस्म की ओर हाथ भी बढ़ा सके, एक करा उस साये के मुंह से निकली। भैया, पारो के मुंह से निकला। वह करा से पहचान गई थी कि यह उसका भाई जबर सिंह है। कुछ देर तक पारो और जबर सिंह बातें करते रहे। अभी वे अधिक बातें भी नहीं कर पाए थे कि अचानक उस अंधेरी कोठरी का दरवाजा खुला और जोरावर सहित 5 सैनिक अंदर प्रविष्ट हुए। निश्चित ही वे दोनों भाई बहन इस समय महाराज की कैद में थे। वे पांचों सैनिक उनके लिए भोजन लाए थे, लेकिन इसका क्या किया जाए कि उनमें से एक ने भी खाना नहीं खाया। इस प्रकार दोनों भाई बहन राजमहल के उसी कैद खाने में पड़े रहे। दिन गुजरने लगे। पारो की कोख में पलता हुआ भानु प्रताप का प्यार बढ़ता रहा। आखिर खाना कब तक न खाते। जेल खाने की सूखी रोटियां खाने लगे। महाराज के अत्याचार उन पर बराबर होते रहे। जबर सिंह कुछ भी न कर सका। आखिर करता भी क्या? एक तरफ वह अकेला था और दूसरी तरफ पूरी सरकार। दिन कटते कटते एक दिन वह भी आया जिस दिन पारो ने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। जेल खाने की वह काली कोठरी उस मासूम की किलकारियों से गूंज उठी। पारो गुमसुम सी लेटी थी। जबर सिंह के दिमाग में विचारों का बवंडर शोर मचा रहा था। वह न जाने क्या सोच रहा था। इस समय रात के 2 बजे थे। कोठरी के अंधेरे में एक जलती हुई मोमबत्ती लड़ रही थी। चारों तरफ गहन सन्नाटा था। कोठरी में एक पत्थर का चबूतरा था
जिस पर पारो और उसका बच्चा पड़ा था। जबर सिंह न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। एकाएक जबर सिंह की विचार श्रृंखला टूट गई। कोठरी के द्वार पर कोई बहुत धीमी सी आहट हुई थी। जबर सतर्क होकर बैठ गया। पहले तो उसे लगा कि सैनिक आए होंगे, लेकिन फिर सोचा कि जब सैनिक आते हैं तो पूरी तरह धड़धड़ाते हुए आते हैं। फिर ये कौन है? अगले ही पल बहुत धीमे से कोठरी का द्वार खुला और उसे अपने प्रश्न का कुछ प्रतिशत उत्तर मिल गया, मगर इस उत्तर ने अनेक प्रश्न पैदा कर दिए। वह एक युवती थी, पारो जैसी सुंदर, गदराए जिस्म पर राजसी लिबास था। सुंदर मुखड़े पर इस समय भय, परेशानी और बौखलाहट के संयुक्त भाव थे। पहली बार सैनिकों के अतिरिक्त यहाँ कोई आया था। मन ही मन जबर चौंका। अभी कुछ कहना ही चाहता था कि युवती ने अपनी गोरी उंगली गुलाबी होठों पर रखकर चुप रहने का संकेत किया। कोठरी में प्रविष्ट होते ही युवती ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जबर सिंह को बड़ा अजीब सा लगा। वह युवती बड़ी रहस्यमय हरकतें कर रही थी। दरवाजा बंद करके वह तेजी से लपक कर जबर सिंह के पास आई और धीमे से फुसफुसाकर बोली, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल भागो। क्यों? कुछ भी न समझते हुए जबर बोला, तुम कौन हो? ज़्यादा जोर से मत बोलो, वरना अनर्थ हो जाएगा। युवती पुनः बहुत धीमे से फुसफुसाई, इस बात के चक्कर में भी मत पड़ो कि मैं कौन हूँ। केवल यहाँ से निकल भागो। अगर तुम 30 मिनट से यहाँ रह गए तो अगर तुम 30 मिनट और यहाँ रह गए तो जबर सिंह ने दोहराया। पारो का ध्यान भी इस वार्तालाप की ओर आकर्षित हो गया था। तो महाराज के सैनिक पारो बहन के बच्चे की हत्या कर देंगे। नहीं, चीख पड़ी पारो। नन्ही सी जान को उठाकर कलेजे से लगा लिया। माँ के जिस्म का रोया रोया काँप उठा, लेकिन तभी युवती ने पुनः होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर फुसफुसाई, बेवकूफ़ी मत करो पारो बहन, जोर से मत बोलो, नहीं तो वे जालिम वक्त से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हें ये सब कैसे पता? जबर सिंह ने उस युवती से प्रश्न किया। यह समय बातों में खोने का नहीं है जबर भैया, युवती जल्दी से बोली। यह आदेश स्वयं महाराज ने सैनिकों को दिया है। आप लोग जल्दी निकल जाइए, वरना। लेकिन पारो की हालत, उसकी कमजोरी, परेशान सा जबर बोला, मेरी बहन तो चलने लायक भी नहीं है, भाग कैसे सकेगी? मुझे छोड़ो भैया। पारो एकदम बोल पड़ी, तुम भाग जाओ, मेरे जुगर के टुकड़े को बचा लो। पारो, जबर सिंह जैसा इंसान भी रो पड़ा। यह क्या कह रही है पगली? तुझे कैसे छोड़ दूँ? नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ता। अभी तो राखी बंधवानी है तुझसे। राखी कौन बांधेगी पगली? तू मेरी एक ही तो बहन है। जबर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। इस एक ही पल में उस युवती की आंखों भी भर आई। नहीं भैया, नहीं, तुम जाओ। पारो जैसे करा उठी। मुझ अकेली का वे क्या करेंगे? तुम मेरे बच्चे को बचाओ। नहीं पगली, नहीं। बड़े प्यार से जबर सिंह ने उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, यह तो ऐसा ही है जैसे मैं तेरी हत्या कर दूं। भैया, पारो तड़प कर कह उठी, आपको मेरी कसम है भैया, तुम्हें मेरी इस नन्ही जान की कसम है भैया, इसे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो भैया, मैं तुम्हारे पैरों को मैं पड़ती हूँ। कहती हुई पारो जबर के पैरों पर गिर पड़ी। पारो, जबर के मुंह से एक आह टपकी। यह क्या करती है पगली? बाई को नरक में धकेल रही है। बहन छोटी हो या बड़ी, चरण भाई को ही छूने पड़ते हैं। जो भाई बहन से चरण छुआएगा वो पापी होता है। कहते हुए उसने पारो को चरणों से उठाकर सीने से लगा लिया और बोला, पारो पगली, ला मेरे बांजे को ला। पारो ने वह नन्हा सा बच्चा जल्दी से जबर सिंह को थमा दिया और आंसू भरी आंखों से बोली,
मेरे बच्चे की हिफाजत रखना भैया। आपके साए में यह नन्ही सी जान हमेशा निर्भय रहे। उस राखी की कसम पारो जो तू हर साल मेरी कलाई में बांधती है। पहले तेरा भाई मरेगा, उसकी लाश से गुजरकर ही कोई तेरे बच्चे तक पहुंच सकता है। माँ के उस दूध की सौगंध पगली जो हम दोनों ने पिया है। जाओ भैया, अब जाओ, पारो बोली। जल्दी चलो जबर भैया, कहीं वे लोग ना आ जाए। वह युवती घबराए स्वर में बोली, मैं तेरा नाम नहीं जानता। जबर सिंह ने उस युवती से बोला, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है। पारो तेरी बहन है, इसका ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो। कहते कहते जबर का चेहरा लाल हो गया। अब तो मौत भी जबर को नहीं रोक सकती। जल्दी से जाओ। युवती ने जबर का हाथ थामकर दरवाजे की तरफ खींचने का प्रयास किया, लेकिन उस बेचारी में इतनी शक्ति कहाँ थी कि जबर की इच्छा के बिना उसे खींच सकती। इधर जबर और पारो की आंखों में आंसू थे। दोनों की आंखों में प्यास थी, जैसे यह विदाई कुछ अजीब सी हो। अजीब तो थी ही, सब कुछ कितनी जल्दी में हो रहा था। न कुछ सोच पा रहे थे और न कुछ कह पा रहे थे। दोनों के दिल चाह रहे थे कि न जाने वे इन 2 मिनटों में क्या क्या बातें कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। पारो एकदम झपटकर जबर के चौड़े सीने में समा गई और फूट फूट कर रोने लगी। जबर भी रो पड़ा, लेकिन पारो को सतावना देने के लिए बोला, घबरा मत पारो, इसकी तरफ से तू निश्चित रहना। तेरे कहे अनुसार मेरे साय में यह निर्भय रहेगा। आज से इसका नाम भी निर्भय है पारो, ठाकुर निर्भय सिंह। मेरे निर्भय पर कोई आँच न आने पाए। कहती हुई पारो ने शिशु को चूम लिया। जबर ने पारो के मस्तक पर एक चुंबन लिया और फिर दिल कड़ा करके वह तेजी के साथ निर्भय शिशु को संभालकर युवती के साथ कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर युवती ने दरवाजा बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस समय वे दोनों एक अंधेरी सी गैलरी में खड़े थे। युवती ने जबर की कलाई थाम रखी थी। जबर की गोद में नन्हा सा शिशु था और सबसे ज्यादा कमाल तो यह था कि बच्चा इस समय आश्चर्यजनक रूप से शांत था। जबर सिंह की कलाई थामे युवती तेजी के साथ बढ़ती रही। अब तक जबर सिंह की आंखें भी अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गई थी, इसलिए उसने देख लिया था कि यहाँ पर यह गैलरी 2 भागों में बट गई थी। तभी एक गैलरी में से सैनिक बूटों की ध्वनि गूंजी। वह युवती और जबर सिंह झपटकर दूसरी गैलरी के अंधेरे में गायब हो गए। अंधेरे बाग में छुपकर उन दोनों ने देखा, ठीक से तो नहीं गिने, लेकिन वे लगभग 10 सैनिक थे जो तेज कदमों के साथ उधर चले गए जिधर वह कोठरी थी जिसमें मासूम पारो अकेली रह गई थी। तभी युवती ने एक चमचमाता चाकू जबर सिंह को पकड़ाते हुए कहा, लो जबर भैया। युवती के स्वर में जोश के पुट का स्पष्ट था। जोश का पुट स्पष्ट था। तुम्हारा नाम क्या है बहन? जबर सिंह ने पूछा। नाम जानकर क्या करोगे भैया? वह युवती बोली, जल्दी जाओ, कुछ ही देर में उन्हें मालूम हो जाएगा कि तुम फरार हो गए हो। सारे राजमहल में हंगामा मच जाएगा। जबर सिंह ने युवती से चाकू ले लिया और फिर वे पहले से भी अधिक तेजी के साथ उसी गैलरी में बढ़ गए जिसमें से सैनिक आए थे। कुछ ही देर में जबर सिंह उस युवती के साथ उस तहखाने से बाहर था। इस समय वे दोनों राजमहल की एक ऐसी गैलरी में खड़े थे जहां से महल का बाहर का एक मैदान जहां कुछ ही महीने पूर्व जबर सिंह सैनिकों से टकराया था चमक रहा था। यहाँ पहुंचकर वह युवती ठिठक गई और उसी प्रकार फुसफुसाकर जबर सिंह से कहा, बस भैया, यहाँ से आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगी। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे फरार होने के कारण सारे राजमहल में जाग हो जाएगी। उस समय मुझे अपने कमरे में ही होना चाहिए। अच्छा बहन,
न जाने क्यों 2 क्षण की मुलाकात में ही जबर सिंह उस युक्ति से इतना प्रभावित हुआ था कि बिछड़ते समय उसकी आंखें भर आई। बोला, विदा बहन, तुम्हारा तो मैं नाम भी नहीं जान सका। इस मैदान में सैनिकों का पहरा होगा। जबर भैया, युक्ति बोली, महल की बाउंड्री पर भी चारों ओर सैनिक होंगे। आपको केवल चाकू की मदद से अपनी और निर्भय की जान बचानी है। कौन है? तभी वहां एक सैनिक की आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही युक्ति राजमहल के अंदर भाग गई। जबर सिंह सतर्क हो गया। बाएं हाथ को गोद बनाकर निर्भय को सीने से लिपटाया और दाएं हाथ में चाकू संभालकर वह द्वार की आड़ में हो गया। रात चांदनी थी। बाहर मैदान में चांदनी ठिठकी पड़ी थी। कौन है? बोलता क्यों नहीं? तभी सैनिक की आवाज दोबारा गूंजी। अपनी इस आवाज के साथ ही वह गैलरी के ठीक सामने मैदान में आ गया। जबर ने साफ देखा। जबर सिंह जानता था कि वह जितनी देर करेगा उतना ही गिर जाएगा। जबर सिंह का हाथ बिजली सी तेजी से चला। पल भर के लिए चाकू उसके हाथ से निकलकर हवा में सनसनाया और सैनिक की एक हृदय विदारक चीख में वातावरण कांप उठा। सैनिक की एक हृदय विदारक चीख से वातावरण कांप उठा। चाकू का सारा फल सैनिक के सीने में घसा हुआ था। केवल मूठ बाहर रह गई थी। उसी पल राजमहल के भीतरी भाग भी सैनिकों के कदमों की आड़ से कांप उठा। बाहर मैदान में भी कुछ हलचल हुई, मगर जबर सिंह ने बिना एक क्षण गवाए गैलरी से बाहर मैदान में जंप लगा दी। उसने सीधी जंप उस बाले पर लगाई थी जो सैनिक के हाथ से गिर गया था। पलक झपकते ही उसने बाला उठा लिया। बाला उठाकर वह द्वार की ओर दौड़ा। तभी कुछ सैनिक उसके दाएं बाएं से उस पर झपटे, लेकिन वह आश्चर्यजनक तेजी के साथ उन्हें गच्चा दे गया। कुछ बाले चांदनी रात में सनसनाकर उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी जबर सिंह ने अपना बाला सुरक्षात्मक ढंग से अपने चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। बाले के जरिए जबर सिंह ने अपने चारों ओर एक चक्रव्यूह सा बना लिया। जिस दिशा और कोण से भी बाला सनसनाकर उसकी तरफ बढ़ता, वहीं उसके बाले से टकराकर दूर जा गिरता। इसी प्रकार बाले द्वारा अपनी सुरक्षा करता हुआ जबर सिंह मैदान पार करके द्वार की ओर बढ़ता रहा। तभी रात के सन्नाटे में बिगुल बज उठा। उसी के साथ जबर सिंह की गोद में जो निर्भय सिंह अभी तक चुप था, रो पड़ा। लेकिन जबर सिंह को इस समय भला उसके रोने की चिंता कहाँ थी। वह जानता था एक एक क्षण कीमती है। क्षण भर का विलंब भी उसकी मौत का कारण बन सकता था। राजमहल के अंदर से भागते हुए सैनिक मैदान में आ गए थे। सारे महल में कोहराम मच गया था। तभी राजमहल में स्थान स्थान पर लगे लाउड स्पीकरों पर एक बेहद रोबीली आवाज गूंजी। लाउड स्पीकर मैदान में चारों ओर लगे हुए थे, अतः वह भारी भरकम आवाज समूचे मैदान में गूंजी। कदाचित वह आवाज महाराज की थी, जो यह कह रहे थे, गद्दार, जबर सिंह हमारी कैद से भागने की चेष्टा कर रहा है। किसी भी कीमत पर वह अपनी बहन के बच्चे को लेकर भागने में सफल न होने पाए। दोनों अगर जिंदा हाथ न आए तो कत्ल कर दो, यह हमारा हुक्म है। कुछ देर के लिए माइक पर सन्नाटा छाया रहा। फिर महाराज की आवाज गूंजी, जबर सिंह, भागने की कोशिश एकदम बेकार है। तुमने भी सुन लिया है, मैंने सैनिकों को तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे दिया है। अगर भागने की कोशिश करोगे तो व्यर्थ ही मारे जाओगे। अपने आप को सैनिकों के हवाले कर दो। यहाँ से अगर भाग भी गए तो जाओगे कहाँ? जबर सिंह ने भी सुना। मन ही मन बुदबुदा उठा, अब जबर नहीं रुकेगा। ना मर्दो, मरना मंजूर है, लेकिन रुकना नहीं। वह बराबर बाले द्वारा स्वयं को सुरक्षित रखकर तेजी के साथ मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। अचानक बारी और मजबूत मेन गेट स्वयं ही खुल गया और उस एक पल के लिए तो जबर सिंह चकरा गया जब बाहर के सैनिकों का रेला मैदान में प्रविष्ट हुआ। उसके चारों ओर सैनिक ही सैनिक थे। जबर सिंह को अपने सुरक्षित भाग निकलने में संदेह हो गया।
वह चारों ओर से गिरता जा रहा था। उसे याद आया, उसकी मासूम बहन पारो ने कहा था, आपको मेरी कसम है भैया, मेरे जिगर के टुकड़े को बचा लो। तब उसने अपनी बहन से कहा था, उस राखी की कसम पारो, जो तू हर साल मेरी कलाई पे बांधती है। पहले तेरा भाई मरेगा, उसकी लाश से गुजर कर ही कोई तेरे बच्चे तक पहुंच सकता है। याद आते ही जबर के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। शिशु को अपने सीने से लिपटा लिया। पारो का ध्यान आते ही उसने बाला मैदान में गड़ाया और फिर जबर का जिस्म आश्चर्यजनक ढंग से बहुत ऊंची ऊंचाई तक हवा में लहरा उठा। हवा में सनसनाता हुआ उसका जिस्म राजमहल की बाउंड्री की दीवार पार कर गया। सारे सैनिक अवाक से रह गए। आज तक इन ऊंची दीवारों को कोई पार नहीं कर पाया था। सैनिकों के लिए तो यह कार्य असंभव ही था। किसी छल्लावे की तरह हवा में तैरता हुआ जबर सिंह मैदान से गायब हो गया था। बाला उसने मैदान में ही छोड़ दिया। शिशु यानी निर्भय सिंह रो रहा था, लेकिन जबर सिंह ने उसे कलेजे से लिपटा रखा था। हवा में सन्नाटा हुआ वह राजमहल की बाउंड्री से बाहर जाकर गिरा। बाहर के सारे सैनिक मैदान में पहुंच चुके थे। जबर ने 1 मिनट का भी विलंब नहीं किया। फुर्ती के साथ उठा और समीप ही खड़े एक घोड़े की पीठ पर जंप लगा दी। अगले ही पल घोड़ा तीव्रतम वेग से भागता चला जा रहा था। निर्भय अब भी उसके सीने से लिपटा रो रहा था। जबर सिंह ने महाराज के सैनिकों को इतना अवसर ही नहीं दिया कि वे उसका पीछा कर सके। उसका घोड़ा स्टेट के सन्नाटे, निर्जन और पहाड़ी इलाकों की ओर तूफानी वेग से भागता चला जा रहा था। जबर सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह जानता था कि स्टेट के चप्पे चप्पे पर सैनिक बिखरे हुए होंगे। उसका दिल चाहा कि वह अपनी जंगल में बनी उस चौपड़ी की ओर जाए, देखे कि उसका बापू किस हालत में है। लेकिन यह विचार उसने स्थगित कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि सर्वप्रथम महाराज के सैनिक वहीं पहुंचेंगे। इस समय उसका घोड़ा तूफानी वेग से भागता चला जा रहा था। पहाड़ी घाटियां घोड़े की टापों से गूंज रही थी। 30 मिनट उसे इन पहाड़ी घाटियों में भागते हुए हो गए थे। निर्भय भी अब चुप हो गया था। अचानक उसके घोड़े को जैसे एकदम ठोकर लगी। आश्चर्यजनक ढंग से घोड़ा एकदम जाम हो गया। न केवल जाम हो गया, बल्कि जोर से हिननाकर उसका भारी जिस्म दाईं ओर की खाई में जा गिरा। एक चीख के साथ घोड़ा खाई की गहराई में गायब हो गया। लेकिन जबर सिंह बच्चे को संभालकर घोड़े की पीठ से जंप लगा चुका था। जबर पहाड़ी दर्रे में लुढ़कता चला गया। लेकिन कमाल यह था कि निर्भय को उसने एकदम सुरक्षित रखा था। यह अलग बात है कि वह पुनः रोने लगा। जल्दी ही जबर सिंह संभल कर उछला और सामने देखा। एक घोड़ा पछाड़ अजगर उससे थोड़ी दूरी पर रेंग रहा था। जबर सिंह समझ गया कि इसी अजगर के कारण वह दुर्घटना हुई है। वह जान गया कि अजगर घोड़े की टांगों में लिपट गया होगा। अभी वह अजगर से ही अपना ध्यान नहीं हटा पाया कि कौन हो तुम। एक भयानक गड़गड़ाती आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। चौंक कर जबर सिंह ने उस तरफ देखा। जबर ने पाया कि वह चारों ओर से घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ हाथों में नंगी तलवारें लिए कुछ भयानक किस्म के इंसान खड़े हैं। उनके मुंह ढके हुए थे। जबर सिंह पहचान गया कि ये लोग डाकू हैं। इधर अजगर जबर की ओर रेंग रहा था। तभी डाकू लोगों के सरदार की वही भयानक गड़गड़ाती सी आवाज गूंजी, रॉकी, रुक जाओ। आश्चर्यजनक ढंग से घोड़ा पछाड़ अजगर रुक गया। बोला, कौन हो तुम? सरदार पुनः जबर सिंह से बोला, यहाँ क्या लेने आए थे? आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जबर सिंह ने सरदार की लाल आंखों में आंखें डालकर कहा, वो तो तेरी हालत ही बता रही है। सरदार गुर्राए से अंदाज में बोला,
लेकिन लगता है तू महाराज का यार है, जासूस है। जी नहीं, जबर सिंह बोला। मैं तो जालिम महाराज का सताया हुआ एक इंसान हूँ। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मेरा नाम जबर सिंह है। एक लंबे समय से मैं और मेरी बहन पारो जालिम महाराज की कैद में थे। मेरी बहन महाराज के लड़के बानू प्रताप सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन महाराज ने मेरी बहन को रखेल कहा। कैद में मेरी बहन ने इस बच्चे को जन्म दिया है। तभी मुझे पता चला कि हत्याचारी राजा इस बच्चे की हत्या करना चाहता है। मैं इस बच्चे को साथ लेकर महाराज की कैद से भाग निकला। अब मैं आपके सामने हूँ। सरदार को जबर की बात सच सी लगी। फिर भी वह बोला, तुम्हारा मतलब यह है कि यह बच्चा भानु प्रताप सिंह का है। अब तो यह भानु प्रताप और उसके जालिम बाप से बदला लेगा। कहते कहते जबर सिंह की आंखें लाल हो गई। बोला, अपने हाथ से ये भानु प्रताप के खानदान की मौत से गांठ उतार देगा और इस स्टेट का राजा यह होगा। लेकिन तुम यह सब कैसे करोगे? कैसे? अभी तो यह पैदा हुआ है। इस द्वीप पर तुम महाराज की नजर से बच नहीं सकोगे। वह पहले ही मौत के घाट उतार देगा तुम्हें। सरदार ने कहा, आप लोग भी तो महाराज से छुपकर रहते हैं। जबर सिंह ने कहा, क्या मतलब? सरदार चौंका। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। जबर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, केवल आप ही लोग हैं जहां मैं कुछ दिन महाराज की नजर से छुपकर रह सकता हूँ। आपके पास ही पलकर निर्भय बड़ा होगा, तभी तो बदला ले सकेगा। निर्भय? कौन निर्भय? सरदार ने पूछा। यह बच्चा, जबर सिंह बोला। इसकी मां ने इसका नाम निर्भय रखा है। ठाकुर निर्भय सिंह, खूब नाम रखा है। सरदार थोड़ा मुस्कुराया। अब इसका नाम जैसा ही निर्भय बनाना है मेरा। अब इसके नाम जैसा ही निर्भय बनाना मेरा और आप लोगों का कार्य है। जबर सिंह बोला,